है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर दे रखा है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। तो इसको किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोग फटाफट वहाँ पर एग्जाम में कर लो। दोस्तों यहाँ पर मैं a बराबर कितना मानता हूँ तो 106 मान लेता हूँ, और b बराबर कितना है तो 94 में मान लेता हूँ यहाँ पर। अब जब मैं a की जगह यहाँ पर a की जगह तो यहाँ पर 106 की जगह a और यहाँ पर भी a रखता हूँ, और यहाँ पर 94 की जगह b भी रखता हूँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला होता है, बीजगणित का ये फार्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है, और क्या होता है a माइनस बी होता है। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, a की वैल्यू रखी मैंने a106 प्लस 94, b की वैल्यू उसी प्रकार यहाँ पर 106 और माइनस 94। अब इसको जोड़ता हूँ तो ये कितना हो गया, 106 और 94 को जोड़ा तो 200 हो गया, और इसमें से 106 माइनस 94 करूंगा तो ये कितना हो गया, तो 6 दूनी 12 यानी कि कितना हो गया, 12 हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। जैसे ही मैं 12 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये 24,000 2400 ही अपना क्या यहाँ पर आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर बीजगणित के फार्मूले हैं मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सारे बता दूंगा, तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर फाइंड कर लोगे कि इस इक्वेशन में कौन सा फार्मूला लगता है, और आप लोग उसको जल्दी कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार के आयु वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं, और ये एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो ये वाली चीज को भी आप लोगों को अच्छे से करना होता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि 2 लड़कों की जो वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है, वो 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, तो दोस्तों यह अनुपात हो जाता है 4:5 हो जाता है। तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालिए। दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आते हुए भी काफी सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, बजाय वो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जिस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा, आप लोग बस उसी को ही फॉलो करते जाना, तो आप लोग अपने आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 लड़कों की वर्तमान आयु दे रखी है, तो ये पहला लड़का हो गया और ये दूसरा लड़का हो गया। अब इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 3 अनुपात कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और यहाँ पर क्या है इनकी, तो ये वर्तमान आयु है, तो इसके सामने हम लोग क्या लिख लेते हैं, वर्तमान आयु। अब ये 3:4 में दे रखा है, तो मैं इसको 3x और इसको 4x मान लेता हूँ। अब आगे वाली बात को देखते हैं यहाँ पर। अब दे रखा है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। तो सीधा मैं इसको 3 वर्ष बाद इनकी आयु निकाल लेता हूँ। पहले तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी, पहले इसकी वर्तमान आयु 3x है, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु में 3 ऐड हो जाएगा, और ये दूसरे लड़के की आयु में भी क्या हो जाएगा 4x धन 3, इन दोनों की आयु में 3 ऐड कर दिया। अब इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है, इसको यहाँ पर लिख लिया। अब मैं इस चीज को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर दे रखा है 3x धन 3 अपॉन में 4x प्लस 3 इक्वल टू, ये अनुपात किस अनुपात में है, तो इस अनुपात में है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये 5 को मैं ऊपर इंटू करूंगा और इस संख्या को इधर की साइड में ले जाऊंगा। जैसे मैं ये 5 और 3x प्लस 3 और 4 इंटू 4x प्लस 3 लिखता हूँ, और इसको सॉल्व करते हैं हम। 15x प्लस 15 हो जाएगा, इस जब 5 का इंटू अंदर किया उसी प्रकार 4 का इंटू इसमें करूंगा तो 16x प्लस कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 16x जो की बड़ी संख्या है, तो मैं 15x को इधर की साइड ले जाऊंगा। ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 15 है बड़ा है तो इधर 12 छोटा है, तो इस 12 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 12 तो कितनी हो गई 3। तो अब ये हमारी क्या हो गई, तो अब जाके हमारी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, तो अब इसकी वर्तमान वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान वैल्यू का अनुपात ये रहा, तो जैसे मैं 3 में x से इंटू 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसकी 9 हो जाएगी, पहले व्यक्ति की जो वर्तमान आयु 9 है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं 3 का इंटू करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 4 तिया 12। इस प्रकार से इनकी आयु कितनी हो जाएगी 9:12 इनकी वर्तमान आयु आ गई। एग्जैक्ट इनकी जो आयु है 9:12 में है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है। दोस्तों जैसे 21 वर्ष बात करेंगे तो इसमें क्या करूंगा,
प्लस 21 करना पड़ेगा। जैसे 9 में प्लस 21 करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 हो गया, और यहाँ पर 12 में 21 करेंगे तो कितना हो गया, 33 हो गया। अब देखो ये वैल्यू अनुपात में, तो ये कैंसिल किस प्रकार से होगी, तो 3 से करके देखते हैं। तो यहाँ पे 30 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 11। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 21 वर्ष बाद इनकी जो आयु है वो किस अनुपात में रहेगी, तो वो रहेगी 10:11 के फॉर्म में रहेगी। आई होप ये प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों यहाँ फटाफट कर लोगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो चुका है, तो आप लोग फटाफट करोगे तो एग्जैक्टली ये फटाफट निकल जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि कोई राशि कितने वर्षों में 6 अनुपात कितने वर्षों में 6.25% में दे रखी है। ये दोस्तों प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से दर दे रखी हो और वो हम पे पूछ लिया जाए कि उसका समय पूछ लिया कितने वर्षों में ये दोगुनी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला याद कर लो। जब भी समय पूछ लिया जाए तो यहाँ पर टी बराबर होता है n-1 इंटू क्या होता है 100 अपन में यहाँ पर रेडियस लिखनी होती है, यानी जो भी दर दे रखी है उसको यहाँ पर लिख देंगे अपन। अब वो यहाँ पर समय पूछा है तो इस प्रकार से सीधे यहाँ पर t बराबर t लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या बोला, n बराबर क्या लिखना है दोस्तों, n बराबर क्या होता है, वो कितना गुना हो रही है, तो वही वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो n बराबर कितनी और गुना हो रही है, तो 2 गुना हो रही है, तो n की जगह मैं क्या रख देता हूँ 2, और यहाँ पर -1 n इंटू 100 करता हूँ, और यहाँ पर रेडियस की जगह क्या लिख देते हैं, रेडियस लिख देते हैं। कितनी हो गई 6.25, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना 1, और यहाँ पे 100 की जगह 100, और यहाँ पर 6.25 लिख दिया। अब ये दशमलव को हटाना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगानी पड़ेगी। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 की टेबल से जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, और बचा कितना, तो यहाँ बचा 12, तो 25 पंजे 125, ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ 25 चौक 100 होता है, और फिर 25 चौक 100 से इसको भी काट देंगे। इस प्रकार से कितना आ गया, तो यहाँ पर हो गया 16 वर्ष हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 16 वर्ष में 6.25% की दर साधारण ब्याज की बढ़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, तो 16 वर्ष में ये दुगनी हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं नावधारा के कॉन्सेप्ट को। नावधारा के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर नाव लिख देते हैं हम लोग, फिर धारा, नाव की चाल, धारा की चाल अनुदिश दिशा में और प्रतिकूल दिशा में, इस प्रकार से। जैसे नाव की चाल को मैं क्या मान लेता हूँ x, और धारा की चाल को मैं क्या मान लेता हूँ y। जब नाव धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी तो इन दोनों की जो भी चाल होगी वो हेड होती है, और जब ये इनकी प्रतिकूल यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। अब इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना होता है, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को जमा लेंगे। देन अगर हमारे से नाव की चाल पूछ ली जाती तो ये अनुदिश दिशा और ये प्रतिकूल जो दिशा है, अनुकूल दिशा और प्रतिकूल जो दिशा है ना, इसको हम लोग ऐड करते हैं। मान लो कि इसकी जो वैल्यू मैं इसको यहाँ पर कैपिटल एक्स मान लेता हूँ और इसको कैपिटल वाई मान लेता हूँ। इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी, तो इन जब नाव की चाल पूछे हमारे पास तो क्या करना है, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई को जोड़कर 2 का भाग देना होता है। अगर धारा पूछे तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो इसको माइनस करते हैं और यहाँ पर डिवाइड करके 2 कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि एक नौका की गति की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है। तो धारा की गति को फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है अनुकूल, अनुकूल दिशा की जो टोटल गति है यानी कि एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल एक्स बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और प्रतिकूल दिशा में कितना दे रखा है, कैपिटल वाई की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, और पूछा क्या गया, धारा की गति। जब धारा की गति पूछे तो हमें ये लगाना है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी 14 रख देते हैं, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी 8 है, और डिवाइड बाई 2 करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लोग इसको माइनस करोगे, 14 में से 8 गए तो कितने हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 4 6, कितना 6 रहेगा, घटाने पर 6 आएगा, तो 6 जैसे ही 6 बटे 2 लिखा और 2 की डबल से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया,
तो यहाँ पर नाव की जो यहाँ पर धारा की गति कितनी आ जाएगी, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की गति यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार आपको अगर वो नाव की गति पूछता, नाव की चाल पूछता, तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 14 + 8 करते हैं और इसको जोड़ देते हैं और फिर 2 का भाग देते हैं, जो भी आंसर आता है वो नाव की गति हो जाती है। इस प्रकार से आप अगर ये कॉन्सेप्ट को जमाना सीख गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ईजी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज वाले क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है। दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 15। यदि दो प्रेक्षण 13 और 14 को क्रमशः 8 और 9 से स्थानांतरित कर दिया जाता है तो नया माध्य कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह 20 प्रेक्षणों का माध्य यहाँ पर 15 दे रखा है, तो यहाँ पर हम टोटल 20 प्रेक्षणों की टोटल कितना योग रहेगा, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो योग निकालने के लिए 20 इंटू सीधा 15 कर देना, तो यहाँ पर कितना हो गया 300। तो 20 प्रेक्षणों का जो टोटल योग आता है वो 300 है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 3 और 14 को क्रमशः 8 और 9 में स्थानांतरित करना है। तो दोस्तों 3 और 14 की टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, 17। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 8 और इसे 9 में प्रतिस्थापित करना है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी वैल्यू भी 17 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों वैल्यू कितनी बराबर इक्वल है, यानी को इसको स्थानांतरित करने पर भी यहाँ पर हमारे पास कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर इन दोनों वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे तो फिर भी इनके दोनों का योग 18 आ रहा है, और अगर यहाँ पर इनको रिप्लेस नहीं करेंगे तो फिर भी 18 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर बने तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, तो 20 प्रक्षेपणों का जो औसत माध्य रहता है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि सीधे तौर पर जो 20 प्रक्षेपणों का औसत माध्य है वो 15 ही रहेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया है। और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे तो मैं आप लोगों को इस जो भी हमारी प्रैक्टिस सीरीज है इसमें आपको सारे डिफरेंट जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं एक एक करके लेते आऊँगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो शायद में इसको शेयर भी करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए आप।